25 फरवरी 2026 को क्लास 10th का विज्ञान का पेपर है। अगर आपको विज्ञान के पेपर में 70 में से 70 नंबर लाने हैं तो उसमें 20 नंबर एमसीक्यूज के होते हैं जो कि आपको ओएमआर शीट में फिल करने होंगे। अगर वो 20 में से 20 नंबर, अब अगर आप चाहते हो कि हमारे 20 में से 20 नंबर पूरे सही जाएं तो आपके लिए वीडियो एकदम रामबाण औषधि का काम करेगी। इसमें से हूबहू आपके 25 फरवरी के पेपर में प्रश्न मिलने वाले हैं। तो नमस्कार, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल गोल विद बोर्ड एग्जाम। प्यारे बच्चों, इस चैनल पर निरंतर क्लास 10th की तैयारी कराई जा रही है। समय समय के बाद हिंदी की वीडियो, सामाजिक विज्ञान की वीडियो, विज्ञान की, गणित की, ऐसे करके जैसे समय मिल रहा है वैसे वीडियो डाल रहे हैं, क्योंकि आपने पूरी साल तैयारी की। लेकिन जब तक आपको ये पता नहीं है कि पिछले साल में प्रश्न कैसे आते हैं, प्रश्न की भाषा कैसे होती है, तब तक आपकी तैयारी अधूरी है। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आपके लिए हर सब्जेक्ट की वीडियो डाली जा रही है। तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगली वीडियो जैसे ही पड़े तैसे ही आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और सभी साथियों को शेयर कर दो, जितने भी आपके ग्रुप, मोबाइल में ग्रुप बने हुए हैं, उन सभी को शेयर कर दें। इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के टॉप 50 प्रश्न जो बार बार रिपीट होते हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम करेंगे इस वीडियो में। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आगे आपके लिए और 50 प्रश्न लाएंगे जीव विज्ञान के। पहले जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, फिर हम रसायन विज्ञान और भौत विज्ञान ऐसे करके प्रश्न मैं लाऊंगा, जो कि सीधे के सीधे आपके 25 फरवरी के पेपर में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, यही प्रश्न जो है रिपीट होते हैं। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को कट करके बिल्कुल ना देखें। अगर कट कर रहे हो तो बिल्कुल वीडियो को देखो मत, कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। वीडियो, मोबाइल को रख दो एक जगह और कान में ईयरफोन लगा लो, ठीक है, और चीज़ों को नोट करें कॉपी पेंसिल ले करके। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कराऊंगा मैं। 50% तो होंगे ही इसमें जो पेपर में आए हैं और आने की संभावना है तुम्हारे पेपर में। इसके अलावा बहुत सारा एक्सप्लेन होगा, उनको भी आपको लिखना है। ठीक है, इसके अलावा हमने इस चैनल पर ही सुबह हिंदी की टॉप 50 प्रश्न हमने हिंदी के डाल दिए हैं। उसका लिंक जो है, वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सामाजिक विज्ञान के भी 30 से ज़्यादा प्रश्न जो बार बार रिपीट होते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो भी हमने उसकी भी वीडियो डाल दी है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन वीडियो को जरूर देख लेना इस वीडियो के समाप्त होने के बाद। तो ये विज्ञान की वीडियो है। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक बार फिर से कह रहा हूँ, सभी को शेयर कर दें और अपने व्हाट्सएप पर लिंक लगा लें इस वीडियो का, और अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह पर इस वीडियो का लिंक लगा लें, जिससे कि सभी क्लास के 10 तक के भाई बहनों को सबको फ़ायदा मिल सके। मेरा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति, हर बच्चा को कम समय में अच्छा डाटा मिल जाए और वो अपना 10th क्लास में अच्छा नंबर लेके आए। ठीक है, ये उद्देश्य है अपने यूट्यूब चैनल गोल विद बोर्ड एग्जाम का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो देखो, स्वपोषी पोषण जो होता है, स्वपोषी पोषण करते हैं कौन? हरे पेड़ पौधे। तो उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, जल H2O, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये चारों चीज़ें होती हैं, तो वो अपना भोजन बना लेता है। और इस क्रिया को, जब ये चारों चीज़ें मिल जाती हैं, इस क्रिया को ही बोलते हैं फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। तो ये चारों चीज़ों की आवश्यकता होती है, डी ऑप्शन सही है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रश्न भी आ जाता है 2 नंबर में, तो वो भी लिख सकते हो कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो आप लिख लेना कि हरे पेड़ पौधे अपने भोजन के लिए यानी स्वपोषी पोषण के लिए वह CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। और भोजन के रूप में वो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज यानी C6H12O6, और उसके बाद में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, और ये प्रकाश संश्लेषण जो होता है, पेड़ पौधे केवल दिन के समय ही करते हैं क्रिया। कब करेंगे? दिन के समय। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। तो इतना मैंने एक्सप्लेन करा, इसको जरूर लिख लें। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं होता है। तो अभी बताया था हमने प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या होता है।
ये प्रश्न 2023 में पूछा गया है। देखो ये ऑप्शन कह रहा है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है। ये बात एकदम सही है, लिख लेना। दूसरा कह रहा है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। एकदम सही, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। सी ऑप्शन कह रहा है CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। एकदम सही। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन सही हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये क्रिया होती है, लेकिन ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में वियोजन ये नहीं होता है, तो डी ऑप्शन इसमें नहीं होगा। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। प्रश्न MCQs में अगली बार यही बना सकता है कि CO2 का अपचयन किस में होता है। ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, तो कार्बोहाइड्रेट में होता है। ऐसा भी प्रश्न बना सकता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। और ऐसे भी हो सकता है कि सूर्य के प्रकाश का अवशोषण कौन करता है, तो क्लोरोफिल करता है। क्लोरोफिल कहाँ होता है, पेड़ पौधों के पत्तियों में होता है, जिसके कारण पेड़ पौधों की पत्ती जो है हरी होती हैं। तो देखो एक प्रश्न है, लेकिन मैं 4-4, 5-5 इसके ऑप्शन को सॉल्यूशन करा रहा हूँ, जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान घटित होने वाली घटनाएं बताओ। प्यारे बच्चों, 2025 में ये प्रश्न आ चुका है। तो पहला ऑप्शन है इसका, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। तो अभी हमने बात की थी प्रकाश ऊर्जा का, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होना। बी ऑप्शन कह रहा है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण तथा जल अणुओं का, जल के अणु जो हैं H2O, जल अणुओं का हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विघटन होना। ये भी सही बात है। सी ऑप्शन कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। यानी 3 ऑप्शन सही हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में किसका संश्लेषण नहीं होता है। तो किसका संश्लेषण नहीं होता है, इसमें ये कह रहा है। तो यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो संश्लेषण नहीं होता है वो CO2 का नहीं होता। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका संश्लेषण नहीं होता, बाकी ऑक्सीजन, ग्लूकोज, इन सब का संश्लेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कौन सा युग्म प्रयुक्त होता है। 23 में प्रश्न आया है, तो कौन सा युग्म आता है। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन होता है, नहीं। यानी बी ऑप्शन जल और ऑक्सीजन, ये भी नहीं। सी ऑप्शन जल और कार्बन डाइऑक्साइड, एकदम सही। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, थोड़ा सा और ऊपर कर दूं मैं, हाँ, निम्नलिखित में कौन परपोषी नहीं है। परपोषी किसे कहते हैं, तो देखो 2 प्रकार होते हैं पोषण के। पोषण जो होता है वह होता है जिसके द्वारा जीव को जीने के लिए आवश्यक होता है। और ये 2 प्रकार का होता है, स्वपोषण और परपोषण, और उसको ही बोलते हैं विषम पोषण। परपोषण का तो दूसरों पर जो आश्रित होता है। तो परपोषी नहीं है, परपोषी नहीं है ये कह रहा है। तो देखो कवक भी परपोषी है, ईस्ट भी है, फीताक्रम भी है, लेकिन मनी प्लांट नहीं है, ये स्वपोषी में आता है। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, 7वां। आप सभी देख रहे हो गोल विद बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल, ये आपका चैनल है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। महत्वपूर्ण 10th क्लास की तैयारी कराई जा रही है इसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर में आएंगे। आपका जो पेपर विज्ञान का होने वाला है 25 फरवरी को, उसमें सीधे के सीधे प्रश्न ऐसे ही मिलेंगे, ये पक्की बात है। इसीलिए आप लोग सबको शेयर कर दें। ठीक है, और जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उससे भी प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। और इसकी वीडियो का जो PDF है वो भी आपको मिल जाएगा जल्दी। 7वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक विषमपोषी जीव है। तो विषमपोषी मैंने क्या कहा, दूसरों पर जो आश्रित होता है उससे विषमपोषी कहते हैं। देखो आम का पेड़ तो स्वयं बना देगा ना, हरी घास भी स्वयं, केले का पौधा भी, लेकिन फफूंद दूसरे पर निर्भर रहेगी। ये ऑप्शन सही है इसका। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्लोरोफिल अवशोषित करता है। अभी बात हुई थी ना, मैंने कहा कि
पूछ सकता है कि क्लोरोफिल किसका अवशोषित करता है, और देखो 22 में प्रश्न आया जी। तो क्लोरोफिल अवशोषित करता है प्रकाश ऊर्जा को, ठीक है, सी ऑप्शन। और प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, प्रकाश ऊर्जा फिर रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और क्लोरोफिल के कारण पत्तियां जो है हरी होती हैं, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 9। नंबर 9 कह रहा है कि एटीपी तथा NADP2H का निर्माण होता है, तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। 19 में प्रश्न आया, ध्यान रखना। क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, ये ध्यान रखेंगे। ATP की फुल फॉर्म पूछी जाती है, लिख लेना एडिनोसिस। ए का मतलब एडिनोसिस, एडेनोसिस, और टी का मतलब ट्राई, और एफ का मतलब फॉस्फेट। प्रश्न आता है ATP एडिनोसिस ट्राई फॉस्फेट। देखो मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि मैं आपको एकदम अच्छी तरीके से पेंसिल से HD लिख दूं, क्योंकि मैं उंगली से ही स्क्रीन पर लिख रहा हूँ। जितना भी हो पा रहा है आपके 10th क्लास के लिए मजबूत कंटेंट का प्रयास कर रहा हूँ। कंटेंट में कोई भी कमी नहीं है, कंटेंट एकदम अच्छा, बढ़िया और प्योर मिलेगा, जो कि सीधा सीधा आपका पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है रक्षी कोशिकाएं या द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, ये रिपीट होता है 20 और 25 में, देखो ये पूछा गया है। तो रक्षी कोशिका या द्वार कोशिका पाई जाती हैं स्टोमेटा में, ठीक है। और स्टोमेटा का काम क्या होता है, स्टोमेटा जो होता है, पत्तियां जो होती हैं ना, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और जो वहाँ से ये गैसों का आदान प्रदान करता है, क्या करता है, गैसों का आदान प्रदान करता है, उसी को स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 11वां प्रश्न कह रहा है क्लोरोप्लास्ट के ग्रेमा में किसका निर्माण होता है। तो ये प्रश्न 2025 में आया है। तो देखो ATP एवं NAD2H, ATP ग्लूकोज, ATP और NADP2H, ठीक। इसके बाद में आगे कह रहा है ये सभी, तो ये सभी का होता है, ठीक है, ये सभी का होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका D सही हो जाएगा, लिख लेना क्लोरोप्लास्ट के ग्रेमा में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12वां प्रश्न कह रहा है पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया कहलाती है। कम प्रदूषण कब होगा, जब प्रकाश संश्लेषण होगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पेड़ पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया केवल दिन में होती है, ध्यान रखना। और पेड़ पौधे जो जीने के लिए श्वास लेते हैं, वो कौन सी गैस लेते हैं, उसमें ऑक्सीजन लेते हैं, ध्यान रखना, जीने के लिए, श्वसन के लिए। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान पेड़ पौधे जो लेते हैं वो CO2 गैस लेते हैं, और छोड़ते कौन सी, ऑक्सीजन गैस, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 13वां कह रहा है हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है। बहुत बार पेपर में आता है, 19 में आया है। हरित लवक के यानी क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है, तो अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है, ध्यान रखना। कौन सी होती है, अप्रकाशीय अभिक्रिया स्ट्रोमा भाग में, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक। और ध्यान रखना एक और ग्रेमा, हरित लवक का एक भाग और होता है ग्रेना भाग जो होता है वो, उसमें प्रकाशीय क्रिया होती है। ग्रेना में प्रकाशीय, स्ट्रोमा में अप्रकाशीय। नेक्स्ट प्रश्न 14वां प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है। तो ऑक्सीजन जो होती है वो जल से उत्पन्न होती है, B ऑप्शन इसका सही है। किससे होती है, जल से। अगला प्रश्न नंबर 15वां कह रहा है कि क्लोरोफिल आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, यानी E ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये प्रश्न 25 में आया है, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न कह रहा है
कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो 4 चीज़ें चाहिए। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल चाहिए, और यानी इसका जो आंसर होगा ना वो सी ऑप्शन सही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल, और सूर्य का प्रकाश, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। 25 में आया, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 17वां कह रहा है कि पौधों में जल की हानि से संबंधित है। पौधों में अगर जल की हानि होगी तो उससे पत्ती पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, ठीक है, और पत्ती में जो है स्टोमेटा, रंध्र हैं, उन पर ज़्यादा जो है प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ये 25 में आएगा। जब पौधों में जल की हानि होगी तो ज़्यादा हानि कहाँ होगी? तो पत्ती में जो है रंध्र प्रभावित होंगे, स्टोमेटा, यानी डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, 2025 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न 18वां कह रहा है कि जठर ग्रंथि उपस्थित होती है। 23 में आया है। तो जठर ग्रंथि पाई जाती है आमाशय में, ध्यान रखेंगे। आमाशय की आकृति होती है जे शेप जैसी, और आमाशय में 3 आमाशय जो होती है ना, उसमें से 3 वो इंसुलिन, वो क्या कहते हैं, क्या, माफ़ कीजिए, हाँ, 3 एंजाइम रिलीज होते हैं। 3 एंजाइम कौन कौन से रिलीज होते हैं आमाशय से? आप लोग ध्यान रखेंगे। 3 एंजाइम, एक तो होता है पेप्सिन, पेपर पूछता है, लिख लेना, मैं लिख रहा हूँ, पेप्सिन। पेप्सिन होता है जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। और एक होता है रेनिन, ये छोटे बच्चों में होता है, दूध का पाचन करता है। एक होता है लाइपेज, वसा का पाचन करने का काम होता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना। और आमाशय से ही HCl भी प्रोड्यूस होता है। HCl हमारे पेट में पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। तो आमाशय के बारे में इतनी बातों को ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न 19वां कह रहा है कि पित्त का संश्लेषण होता है अथवा या पित्त का स्त्राव होता है। तो देखो, पित्त का जो स्त्राव होता है 23 और 24 में पूछा गया है। पित्तरस को जो स्त्राव करता है, या पित्तरस को जो छोड़ता है, या पित्तरस का निर्माण करता है, या संश्लेषण करता है, वो करता है यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन? यकृत, ध्यान रखेंगे, इसका आंसर होगा। और पित्तरस जो होता है वो इकट्ठा कहाँ होता है? एकत्रित। ये प्रश्न पूछे कि इकट्ठा कहाँ होता है, तो वो ध्यान रखना पित्ताशय में। पित्ताशय में जो इकट्ठा होता है, लेकिन स्त्राव, संश्लेषण, निर्माण यकृत करता है। और पित्तरस जो होता है वो कैसा होता है? ध्यान रखना, ये क्षारीय होता है, क्षारीय, ठीक है। और वसा का इमल्सीकरण करता है ये पित्तरस। 23 और 24 से पूछा गया है। तो इतने प्रश्नों को भी और ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला 20वां कह रहा है कि मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई जो है वो 25 से 30 सेंटीमीटर है, लगभग 8 से 12 मीटर, ठीक है। यहाँ पर सेंटीमीटर है तो 25 से 30 मीटर, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है 21वां, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में दूध के दांत होते हैं वो 20 होते हैं, ठीक है। और दूध के दांत जो होते हैं वो, जब बच्चा 6 महीने का होता है तो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, और 7 वर्ष का हो जाता है तो दूध के दांत गिरने लगते हैं और स्थायी दांत आने लगते हैं। और स्थायी दांत जो होते हैं बच्चों के, वो होते हैं 32, जो कि 12 साल तक आ जाते हैं। आपको ध्यान रखना है। और दांत के प्रकार होते हैं 4, कितने होते हैं? 4, लिख लेना। नंबर 1 जो होता है जिसे बोलते हैं हम कृंतक। पहला दांत का प्रकार कौन सा है? लिख लेना, कृंतक। कृंतक जो होता है वो 4 नीचे होते हैं और 4 ऊपर, तो 4 दूनी 8, 2 जोड़े तो होते हैं, नीचे 4 और 4 ऊपर, तो 8 टोटल होते हैं, जो कि फूड को काटने का काम करते हैं। दूसरे होते हैं रदनक। रदनक 2 नीचे होते हैं, 2 ऊपर, टोटल होते हैं 4, जिससे हम वस्तु को फाड़ते हैं, यानी खाने को फाड़ते हैं, चीरते हैं। कृंतक सामने वाले होते हैं दांत, फ्रंट वाले जो फूड को काटते हैं, 4 दूनी 8। तीसरे नंबर पे होते हैं जिन्हें बोलते हैं अग्र चर्वड़क, प्रीमोलस, अग्र चर्वड़क।
ये भी होते हैं 8 4 दूनी 8, और सबसे ज़्यादा जो होते हैं जिसे बोलते हैं हम चरवड़क यानी मोलर। क्या बोला था हमने? मोलर। ये जो होते हैं 6 नीचे होते हैं और 6 ऊपर, 6 दूनी 12 होते हैं, इन्हें दाढ़े बोला जाता है। ये पीसने का काम करते हैं भोजन को। ठीक है, तो इतना बात है दांत के बारे में समझ लेना। अगला प्रश्न, अगला कह रहा है यकृत स्त्रावित करता है। तो अभी हमने पढ़ा था यकृत किसका स्त्राव करता है? तो यकृत जो करता है वो पित्तरस का स्त्राव करता है, और पित्तरस कहाँ एकत्रित होता है? पित्ताशय में। ठीक। अगला प्रश्न 23वां कह रहा है कि जठर रस का स्त्राव कौन करता है? तो जठर रस कहाँ निकलेगा? आमाशय में से। ठीक है, आमाशय में से। और HCl का निर्माण कौन करता है? HCl का निर्माण कहाँ होता है? आमाशय से होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपके गोल विद बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और सबको शेयर भी कर दें। देखो इस तरह की मेहनत करी जा रही है, सभी प्रश्न एक जगह लाए जा रहे हैं जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में आराम से एक्सप्लेन भी कराया जा रहा है। मैं धीरे धीरे इसलिए चल रहा हूँ कि एक एक बात तुम्हारी कानों में जाए, और कानों में जाए तो आपके दिमाग में रहे, और 25 फरवरी के पेपर में आप पूरा सही करके आओ। ठीक है, और लिख भी लेना जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ उनको। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा मनुष्य की लार में पाया जाता है। तो मनुष्य की लार में जो है 2 एंजाइम पाए जाते हैं, एक तो टाइलिन और दूसरा लाइसोजाइम। टाइलिन को हम दूसरी नाम से भी जानते हैं एमिलेज। ठीक है, एमिलेज आ जाए या टाइलिन आ जाए, बात एक ही है। ठीक है, और लाइसोजाइम। और जो लार जो होती है ना, लार ग्रंथि है जो कि स्टार्च का पाचन करती है। स्टार्च का क्या करती है? पाचन करती है, ये ध्यान रखना। और लार जो होती है वो 3 जोड़ी ग्रंथि होती है, इसको भी ध्यान रखना, पेपर में आता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग चुनिए। सही मार्ग क्या होता है? तो पहले क्या होता है? वृक्क होता है। वृक्क यानी किडनी से मूत्र नलिका के द्वारा नली होती है और सीधे मूत्राशय में जाता है और मूत्र मार्ग से निकल जाता है। सी ऑप्शन सही है। और वृक्क ये क्या करता है? मूत्र को रक्त को छानने का काम करता है, यानी किडनी रक्त को छानती है। ठीक है, और जिससे कि वेस्ट मटेरियल नीचे पहुंचता है, छानने का काम होता है इसका किडनी का। और किडनी होती है 2 150 ग्राम की। ये बातें आपको ध्यान रखना। जिनकी किडनी नहीं होती है तो उनका डायलिसिस होता है। जैसे परम पूज्य प्रेमानंद महाराज जी, उनका किडनी नहीं है लेकिन वो कहते हैं एक हमारी राधा है और एक कृष्ण है, तो उनका जो है सुबह शाम जो है डायलिसिस होता रहता है। तो जिनकी किडनी नहीं है तो उनका डायलिसिस होता रहता है, और किडनी का काम होता है रक्त को छानना। तो ये प्रोसेस रहता है मूत्र निर्माण में, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न 26वां माफ़ कीजिए 26वां कह रहा है कि मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? तो अभी बताई मैंने 3 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 3 जोड़ी। और 2 एंजाइम होते हैं, टैलिन और एमाइलेज। ठीक है, अगला प्रश्न 27वां कह रहा है कि कृपि रूपी परिशेषिकाएं किसका भाग है? तो कृमि रूपी परिशेषिकाएं यानी अपेंडेक्स बोलते हैं, किसका भाग है? 2070 में पूछा गया है। तो ये बड़ी आंत का भाग है। किसका है? बड़ी आंत। प्रश्न को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है 28वां मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चर्वणक दांतों की संख्या बताओ। अभी मैंने कहा था चर्वणक दांतों की प्रत्येक जबड़े में, तो प्रत्येक जबड़े में 6 होती है। ठीक है, और टोटल होती है 12, तो 6 दूनी 12। तो अग्र चर्वणक की पूछ सकता है तो 4 होती है। रदनक की पूछ सकता है तो प्रत्येक में 2 होती है। और कृंतक पूछ सकता है तो प्रत्येक में 4 होती है। ठीक है, और टोटल भी बता दिया मैंने, तो इसीलिए आप आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 29वां कह रहा है कि 28वां तो हो गया, 29वां प्रश्न होगा। 29वां कह रहा है कि भैया किण्वन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चलिए, पहला कह रहा है यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, एकदम से ही लिख लेना किण्वन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। बी, यह सामान्यतः ईस्ट में पाया जाता है जिससे शराब बनती है, ये भी सही है।
सी कह रहा है इस प्रक्रिया में पायरुवेट या पायरुविक अम्ल CO2 तथा एथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है। ये भी सही है। तीनों पॉइंट इसके सही हैं और तीनों ही MCQs में आते हैं। और चौथा कह रहा है यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, नहीं, गलत है। ये ईस्ट में होता है। नाम ही दिया ना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ईस्ट में होता है ये। और पायरुवेट अम्ल जो होता है वो CO2 एथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है। तो ठीक है, तीनों सही है, नीचे वाला गलत है। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि कूपिकाएँ एल्वोली बोलते हैं इंग्लिश में, या वायु कोष्ठिकाएँ पाई जाती हैं। तो जो कूपिकाएँ पाई जाती हैं वो फेफड़ों में पाई जाती हैं, ध्यान रखना यहाँ से। और जो कूपिकाओं की जो आकार होता है वो बैलून जैसा होता है, जहाँ से जो है गैसों का आदान प्रदान होता है। 2023 में आया, आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है फुफ्फुसी कोशिकाएँ पाई जाती हैं। तो फुफ्फुसी कोशिकाएँ पाई जाएंगी वो फेफड़ों में पाई जाएंगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सही हो जाएगा? डी, फेफड़ों में। 25वां प्रश्न आया, ध्यान रखेंगे। 31वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हो गया। 32वां प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है, ध्यान रखेंगे। क्या कह रहा है? ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है वो जो संपन्न होती है वो कोशिका द्रव्य में होती है। और यही प्रश्न पूछेगा कि जो ग्लूकोज का छठवां विखंडन है वो कहाँ संपन्न होता है? तो वो भी कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला, ग्लाइकोलाइसिस 33वां है, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में बनता है। तो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में बनता है, अंतिम उत्पाद जो बनता है तो उसमें ध्यान रखेंगे आप लोग, उसमें ध्यान रखना है कि ग्लूकोज बनता है। ठीक है, C6H12O6 ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। अगला, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सभी लोगों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करते रहें। ठीक है, 34वां प्रश्न की ओर हम पहुंच रहे हैं, जो बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हम कर रहे हैं। कह रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने ATP अणुओं का लाभ होता है? तो 2 ATP अणुओं का लाभ होता है। और ATP की फुल फॉर्म मैंने अभी बताई थी, लिख लेना। ये भी फुल फॉर्म आती है एडिनोसिस ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिस ट्राईफॉस्फेट लिख लेना, एडिनोसिस ट्राईफॉस्फेट। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि श्वसन प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज अणु का पायरुवेट अणु में विखंडन कहाँ होता है? तो ग्लूकोज का किस में पायरुवेट में विखंडन होता है, कहाँ होता है ये? तो कोशिका द्रव्य में होता है, बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। 25 में प्रश्न आया, देख लो खुद आँखों से। तो ये भी पूछ सकता है कि ग्लूकोज का किस में विखंडन होता है? पायरुवेट में, लेकिन कहाँ पर? कोशिका द्रव्य में। ठीक है, और अंतिम में कितनी ATP ऊर्जा चाहिए? तो 2 ATP, अभी हमने देख लिया था, वही प्रश्न चल रहे हैं सब। 36वां प्रश्न, 36वां कह रहा है ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? तो ये भी रिपीट 25 में आया है, पायरुवेट है। क्या है? पायरुवेट, अंतिम उत्पाद पायरुवेट। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि पादपों में जाइलम का कार्य क्या है? देखो, ज से जाइलम और ज से जल, ज से जाइलम, ज से जल। ठीक है, तो जल का परिवहन। ठीक है, एक प्रश्न और आता है, फ्लोएम, ये ऊतक हैं, फ्लोएम ये ऊतक है जो कि पेड़ पौधों के शरीर में भोजन भेजने का काम करता है। भोजन भेजता है, भोजन मतलब फूड। तो फर्स्ट से फूड, फर्स्ट से फ्लोएम, जस से जालम, जस से जल, याद कर लेना, कभी नहीं भूलोगे। 23 और 24 में आया है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिजों का परिवहन कौन करता है? तो देखो, जस से जालम और जस से जल, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 39वां,
39वां कह रहा है कि पादपों में जल के परिवहन के लिए, तो ज से जालम, ज से जल, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बहुत बार रिपीट होता है। अगला प्रश्न 40वां कह रहा है कि जल, वही प्रश्न है, बार बार रिपीट हो रहा है, जल का परिवहन जाइलम। अगला प्रश्न 40वां, जाइलम उत्तरदायी है, तो जल के लिए ए ऑप्शन सही है एकदम। अगला 41वां प्रश्न, अब देखो इसमें आया, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, तो भोजन का स्थानांतरित होता है किसके रूप में, तो भोजन जो है वो किसके रूप में जाता है, सुक्रोज के रूप में, ए ऑप्शन इसका सही है। भोजन जो होता है फ्लोएम के द्वारा भोजन पूरे शरीर में जाता है पेड़ पौधों के, तो सुक्रोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में यानी चीनी के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में। अगला प्रश्न 42वां प्रश्न कह रहा है कि पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है, तो फ से फूड और फ से फ्लोएम, फ्लोएम के द्वारा, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 43वां कह रहा है कि डिक्सन और जॉली किससे संबंधित हैं, डिक्सन और जॉली जो है ये है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, रसारोहण से, ठीक। 44वां प्रश्न कह रहा है अलिंद और निलय मानव के किस अंग के भाग हैं, अलिंद और निलय ये जो है हृदय के हैं, तो हृदय जो होता है वो 4 कोष्ठी होता है, ध्यान रखना, कितना कोष्ठी है, 4, बायां अलिंद बायां निलय, दायां अलिंद दायां निलय, ठीक है, दायां निलय, तो 4 कोष्ठी होता है हृदय। चलिए ये भी प्रश्न तो 25 में आया, और इसके बाद में प्रश्न देखते हैं हम 45वां प्रश्न कह रहा है कि स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, तो 120/80 ये होता है, HgMM ये होता है स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब यानी बीपी को किससे मापते हैं रक्तदाब को, तो स्फेगमोमैनोमीटर लिख लेना। अगला प्रश्न 46वां, मानव के शरीर में हृदय कितनी कोष्ठी होता है, 4 कोष्ठी होता है, ये प्रश्न भी देखो 23 में आया है। अगला प्रश्न 47वां कह रहा है कि फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है वो बाएं आलिंद में आता है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस बताता हूँ। देखो ये है फेफड़े, ये क्या है फेफड़े, मान लो ये है हमारे फेफड़े, और यहाँ पर 4 कोष्ठी बना होता है, ऐसे बना दे रहा हूँ मैं, इससे बायां आलिंद और बायां निलय, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा ना, मेरे पास व्यवस्था नहीं तो थोड़ा वैसा आ रहा भद्दा सा, तो इसीलिए मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप थोड़ा समझ जाएं। उधर दायां आलिंद और दायां निलय, तो ऐसे फेफड़ों से सीधा यहाँ पे आता है बायां आलिंद में, और लाता कौन है, पल्मोनरी सिरा लाती है, पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त आता है, और फिर इसके बाद में हृदय से अंगों में रक्त लाने का काम होता है धमनियों का, और धमनियों से फिर सिरा के द्वारा रक्त जो है हृदय में जाता है, और पल्मोनरी धमनी के द्वारा फेफड़ों में जाता है अशुद्ध रक्त, तो आपको ध्यान रखना है। तो फेफड़ों से शुद्ध रक्त कौन लाता है, कौन लाता है, पल्मोनरी सिरा किस में लाती है, बायां आलिंद में, और हृदय से अंगों में रक्त कौन ले जाती है, धमनी, और अंगों से हृदय में रक्त कौन लाता है, सिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48वां कह रहा है कि शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में कौन ले जाता है, तो मैंने अभी बताया रक्त को शरीर के अंगों में ले जाने का काम कौन होता है, धमनी का, महाधमनी का, और सिरा का काम होता है उल्टा कर देना, अंगों से हृदय में लाना अशुद्ध रक्त। चलिए अगला प्रश्न 49 प्रश्न कह रहा है कि वह सिरा 49 कह रहा है वह कौन सी सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त जाता है, तो ये बताया था पल्मोनरी सिरा, ठीक है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, तो आप लोग वीडियो को पूरा सभी को शेयर कर दें, और मुझे अच्छा लगेगा, और आगे कंटेंट बढ़िया और अच्छा कंटेंट बनाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आप आएँ, ठीक है। लास्ट प्रश्न कह रहा है कि रुधिर के कितने समूह होते हैं,
तो रुधिर के जो है समूह पूछा यानी ग्रुप पूछा रक्त के, तो चार समूह होते हैं। कौन कौन से? ए बी और ओ। तो देखो ए बी को बोलते हैं सर्वग्राही यानी ये सबसे रक्त दे सकता है। और ओ होता है सर्वदाता यानी ये सबको रक्त देता है। ठीक है, सबको रक्त दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है। और रक्त समूह का खोज करता था लैंडर स्टीनर। ठीक है, तो इस तरह से महत्वपूर्ण 50 प्रश्न हुए। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। और बार बार वही बात कह रहा हूँ कि सभी को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेट मिल सके, सभी बच्चों का भला हो सके। और सब ये लिंक सबको भेज देना। ठीक है, तो वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।